हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डीएनए को पढ़ लिया था और डीएनए के स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि डीएनए को क्यों पैकेजिंग करके रखा जाता है, यानी कि डीएनए का जो हेलिक्स है उसकी पैकेजिंग क्यों करते हैं, क्या वजह है कि अगर हम मतलब जो नेचर है उसको एक पैकेज बना के रखती है, एक बांध के रखती है एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जिससे डीएनए जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं उस पर, लेकिन उससे पहले ज़रा डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं कि है क्या। डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये आज का हमारा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो आप जानते हैं कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। ये जो है इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना होता है? ये 5 कार्बन शुगर प्लस H3PO4, ठीक। और इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए का नेचर जो है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसकी वजह से है? H3PO4 की वजह से। तो यहाँ पर शुगर और H3PO4 मिलकर क्या बना रहा है? बैकबोन। और आपस में ये अटैच रहते हैं नाइट्रोजन बेस से। ये जो स्ट्रक्चर आप रेड कलर का देख रहे हैं, बहुत ही लाइट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो है नाइट्रोजन बेस पेयर है, नाइट्रोजन बेस पेयर। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में देखना होगा, वो ये है कि दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच की दूरी कितनी है। तो दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको याद रखना है। सारा जो है अभी इसी का ही काम हम लोगों को आगे पड़ेगा, 0.34 नैनोमीटर का, ठीक। तो डीएनए जो है वो डीएनए के दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक। अब हम जानते हैं, अब हम ये पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए हम ह्यूमन डीएनए की बात करें, तो यानी कि ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम में कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मीन्स कि 46 क्रोमोसोम, ठीक। यहाँ पर 23 प्लस 23 मिलकर क्या बना रहा है? 46 क्रोमोसोम। तो 23 जो हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे कहते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं? जीनोम। इसे क्या कहते हैं? जीनोम। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए, पहले आप जीनोम को समझिए कि जीनोम है क्या। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये क्रोमोसोम है, ठीक, और ये 1 पेयर है, यहाँ से पूरा आया 23 पेयर तक, ठीक। यानी कि ये 45 और ये 46, ये 23rd पेयर है ये। तो यहाँ से यहाँ तक जितने आपको ब्लैक एंड रेड मिल रहे हैं, वहाँ से आप किसी एक को निकाल लीजिए, यानी कि कंप्लीट पूरा आप रेड निकाल लीजिए तो वो एक हैप्लॉइड सेट हुआ, या कंप्लीट आप ब्लैक निकाल लीजिए तो वो हैप्लॉइड सेट हुआ। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं? जीनोम। यानी कि जीनोम जो है वो हमेशा क्या होगा? इन होगा। आप इन्हें हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं ज़रा कि किस तरह से हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, ये मैं इरेज कर रहा हूं। अगर हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम,
तो आप जानते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। और 23 क्रोमोसोम में आप जानते होंगे कि 25,000 से लेकर 30,000 तक जो है वो जीन मौजूद रहते हैं, यानी कि 25,000 से 30,000 तक जीन जो है वो मौजूद रहते हैं किसमें, 23 क्रोमोसोम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बेस पेयर इनमें होंगे वो टोटल बेस पेयर होते हैं 3.3 बिलियन बेस पेयर, 3.3 बिलियन बेस पेयर, यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक। तो पहले तो इसको आप समझिए ध्यान से कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम है, उसमें जीन पाए जाएंगे 25 से 30,000 तक, ये वेरी करते रहते हैं लेकिन इतने ही रहेंगे, 25 से 30,000 के बीच में ही रहेंगे। 3.3 बिलियन बेस पेयर यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर जो मौजूद होगा वो 3.3 बिलियन बेस पेयर होगा। तो 3.3 को हम बिलियन बेस पेयर को 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, अब हम मान लीजिए अगर हम बात करें कि तो जब ये हैप्लॉइड पर इतना है तो डिप्लॉइड में क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 बिलियन, किसी का जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इसे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इसे कहा जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि डिस्टेंस जो है 1 बेस पेयर के बीच की अगर हम बात करें तो 0.34 नैनोमीटर है, ठीक। तो अगर हम इसके लेंथ के बारे में देखें तो अगर हम हैप्लॉइड सेट की बात करें तो हैप्लॉइड सेट पे कितना आ रहा है, 3.3 बिलियन है, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 0.34 नैनोमीटर से, 0.34 नैनोमीटर, जैसा कि अभी हमने देखा था कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। तो रिजल्ट हमारे पास आता है 1.1 अप्रॉक्सीमेट मीटर, हालांकि ऐसा आएगा 1.21 ऐसे ही कुछ करके आएगा, लेकिन हम इसका एक फिगर ले लेते हैं 1.1 मीटर, ठीक। अब 1.1 मीटर जो है किसके लिए है, ये हैप्लॉइड के लिए है, क्योंकि 3.3 बिलियन बेस पेयर हैप्लॉइड की बात की गई है, तो ये हैप्लॉइड के लिए है। अब हम अगर इसमें डिप्लॉइड की बात करें तो सिंपल सी बात है, डिप्लॉइड जो है ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर। तो अब आप ये देखिए कि आपके एक सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो एक सेल में जो मौजूद है डीएनए वो कितना है, 2.2 मीटर के आसपास है, मौजूद है। तो ये बात अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये पूरी बॉडी में कैसे रहेगा, पूरी बॉडी में रहने के लिए इसे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम इसे छोटा कर सकें। छोटा करने के लिए ही जो है ये पैकेजिंग होता है किसका, डीएनए के हेलिक्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए के हेलिक्स को, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल को तो अभी हमें पढ़ना ही है, पहले प्रोकैरियोटिक पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस वो नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होती है। तो डीएनए को क्या करना चाहिए कि वो पूरा जो है सेल के अंदर उसे फैला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता है, यानी कि डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है, डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड इन होल सेल, यानी कि कंप्लीट सेल में जो है डीएनए जो है वो फैला हुआ नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि डीएनए को
एक स्पेशल टाइप की कुछ प्रोटीन जो है वो क्या करती हैं, बांध के रखती हैं। तो डीएनए इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन, डीएनए इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, डीएनए इज हेल्ड विद सम प्रोटीन इन अ रीजन, ये याद रखना आपको, इन अ रीजन called nucleoid, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए आपस में बंधे हुए होते हैं कुछ प्रोटीन के थ्रू। तो यानी कि डीएनए प्लस सम प्रोटीन, ये मतलब कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, सम प्रोटीन, ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोइड। यहाँ पर डीएनए का नेचर यहाँ पर भी वही रहेगा, एसिडिक, और इस प्रोटीन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए जो है वो पूरी सेल में फैला हुआ नहीं रहता है, जिस जगह पर ये मतलब कि गुथा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है प्रोटीन के साथ, उस जगह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और डीएनए प्लस सम प्रोटीन इक्वल टू न्यूक्लियोइड। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट। इसको नोट कर लीजिएगा आप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये याद रखना है, बेसिक इन नेचर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के। तो अमाइनो एसिड जो बना होता है वो किसका बना होता है, अमाइनो ग्रुप का और कार्बोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड में अमीनो से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, COOH, तो अमाइनो एसिड का नेचर क्या होगा, एसिडिक होता है। ठीक, और अगर NH2 का अमाउंट COOH से ज़्यादा है, ठीक, कार्बोक्सिल ग्रुप से अगर NH2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 2 अमीनो एसिड हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये याद रखिएगा, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि आप हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड हैं, तो आप क्या बताएंगे, आर्जिन एंड लाइसिन। तो ये आर्जिन और लाइसिन हिस्टोन प्रोटीन में पाए जा रहे हैं और इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक। ठीक, अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन होते क्या हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये कुछ सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सब यूनिट जैसे H1, ठीक, H1 के बाद आता है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये याद रखना है आपको, यानी कि 5 सब यूनिट होती हैं, जिनमें से H1 को हम कोर हिस्टोन प्रोटीन के नाम से नहीं जानते हैं, इनको हम जानते हैं कोर हिस्टोन, ये याद रखिएगा आप। H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि ये किस तरह से मौजूद रहते हैं। अगर हम H3 और H4 की बात करें, एक चीज़ और याद रखना आपको, इन सब के 2-2 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, 2-2 सब यूनिट, यानी कि H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2, H4 का 2, यानी कि सब मिलाकर कितने हो गए, 8। तो हिस्टोन का जो कोर हिस्टोन है उसको हम कहते हैं क्या, ऑक्टामर। ये भी याद रखना है आपको। तो ऑक्टामर किसका मिलकर बना होता है, H2A 2, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4
4। ठीक, तो यहाँ पर अब हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ये टेट्रामर होते हैं। H3H4 ये टेट्रामर हुए। ये क्या हुए? टेट्रामर। तो ये अगर आप इनको देखें तो ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? H3 और H4 से मिलकर बने हुए हैं ये। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? टेट्रामर। और इसी तरह से मौजूद होता है क्या? ये याद रखिएगा, H3, H4 ये एक दूसरे के नीचे मौजूद होंगे और यहाँ पर H2A, H2B, H2A एंड H2B, इनका जो पैटर्न होता है वो आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है। H2A के नीचे H2A और H2B के नीचे H2B, और ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दो एक बनाए, H2A एंड H2B। ये भी क्या हुआ? टेट्रामर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 सब यूनिट यहाँ पर भी है और 4 सब यूनिट यहाँ पर भी है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? ये मिटा रहा हूँ मैं। ये दोनों मिलकर बना लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या हो गया? हिस्टोन ऑक्टामर। ये याद रखिएगा, ये क्या हुआ? हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि H1 को छोड़ के बाकी सारे H3 के 2, H4 के 2, H2A के 2 और H2B के 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि जो H1 है वो इसके साइड में मौजूद रहता है। ये क्या है? H1। इसी H1 से DNA को, मतलब DNA जो है इसी H1 से स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि किस तरह से DNA इसको रैप करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले ये मैं रब कर दूं। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किसका बना होता है? DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर DNA जो है हिस्टोन प्रोटीन को चारों तरफ से कवर्ड किए हैं, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये DNA है जो पीछे से आ रहा है, और ये इस न्यूक्लियोसोम को पूरी तरह से क्या किया हुआ है? रैप्ड किया हुआ है। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या है? ये DNA है, जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है? DNA है। इस पूरे स्ट्रक्चर को जब हिस्टोन प्रोटीन DNA के साथ अटैच रहता है तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो बच्चों, ये इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि न्यूक्लियोसोम जो है वो अलग से हिस्टोन नहीं है, न्यूक्लियोसोम कोई अलग से प्रोटीन नहीं है, वो DNA नहीं है। न्यूक्लियोसोम आप तभी कहेंगे जब DNA हिस्टोन प्रोटीन को चारों तरफ से रैप किया रहेगा, और रैप भी कितना करता है? 1/3/4 टर्न, यानी कि 1.75 टर्न। ठीक, पूरा नहीं करता है 2 बार में, एक बार में तो कंप्लीट करता है और दूसरी बार में पूरा कंप्लीट होने से पहले बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन। अब DNA को देखें अगर हम, तो DNA यूँ आएगा
कंप्लीट नहीं, यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से ये अलग हो गया, फिर ये, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं डीएनए, तो देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को डीएनए जो न्यूक्लियोसोम के साथ हिस्टोन के साथ अटैच है, तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। ये याद रखना है आपको, न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। तो डीएनए जो है वो दो टाइप का होगा। दो टाइप का मतलब कि एक तो रैप्ड होगा डीएनए और एक फ्री होगा। यानी कि जो फ्री डीएनए होगा उसको कहते हैं लिंकर डीएनए। ये याद रखिएगा आप, लिंकर डीएनए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो फ्री डीएनए है, जो किसी के साथ अटैच नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। और इसी लिंकर डीएनए जो है वो H1 प्रोटीन से ही अटैच होकर अगले से जाकर जुड़ता है। इसीलिए H1 प्रोटीन को हम मार्कर प्रोटीन भी कहते हैं। H1 प्रोटीन को हम लोग और क्या कहते हैं, मार्कर प्रोटीन। तो ये चीज़ें अभी हम लोग अभी और चर्चा करते हैं, मार्कर प्रोटीन। ठीक है। तो इनको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी है कि इस न्यूक्लियोसोम में डीएनए जो मौजूद होगा वो होगा 200 बेस पेयर। ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए रैप किया होगा वो कितना होगा, 200 बेस पेयर। ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं कि देखिए डीएनए, ये तो हमने अभी पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली चीज़ तो ये देखिए, डीएनए क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही मतलब कि लेंदी माइक्रोमॉलिक्यूल है। इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है, छोटा करना पड़ेगा। डीएनए को न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच होकर न्यूक्लियोसोम और ज़्यादा कंडेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए है और छोटा सा डीएनए का एक पार्ट है। अब हमें क्या करना होगा कि हम इसको इस तरह से रैप्ड करेंगे। ठीक। तो जैसे जैसे ये कंडेंस, जैसे जैसे ये मुड़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं, वैसे वैसे ये कंडेंस्ड होता जा रहा है। ये क्या होता जा रहा है, कंडेंस्ड होता जा रहा है। यानी कि क्रोमोसोम जो आप देख रहे हैं, एक मेटाफेजिक स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है वो 400 नैनोमीटर के मतलब उसकी जो है साइज़ होती है। तो 400 नैनोमीटर में आप देखेंगे कि डीएनए जो है वो काफ़ी कंडेंस्ड होगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे वो ओपन होता है और फाइनली जो है वो 220 नैनोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, सॉरी 2 नैनोमीटर के आसपास आता है। चलिए आइए अब देखते हैं, हम ज़रा इसको ऐसे देख लेते हैं। डीएनए 2 नैनोमीटर इन डायमीटर, सब डायमीटर में रहेंगे, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये कंडेंस्ड हुए, बनाया इन्होंने क्या, न्यूक्लियोसोम, जिसकी साइज़ कितनी है, 10 नैनोमीटर डायमीटर में। ये न्यूक्लियोसोम और कंडेंस्ड हुए तो इन्होंने बनाया एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्या है, सोलेनॉइड, जो कितना है 30 नैनोमीटर। यानी कि 1 सोलेनॉइड इक्वल टू, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न बना रहे हैं। एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम है तो वो एक सोलेनॉइड कहलाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, सोलेनॉइड। और ये सोलेनॉइड और कंडेंस होके बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर की साइज़ कितनी होगी, 300 नैनोमीटर। ये क्रोमेटिन फाइबर और कंडेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं, ये क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स जो कितने हैं, 700 नैनोमीटर। और ये क्रोमेटिड्स बनाते हैं फाइनली क्या, मिलकर क्रोमोसोम। ठीक, तो ये कितने हैं, 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इनकी साइज़ है। यानी कि अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए आप देखेंगे कि इस तरह से आपको डीएनए दिखाई पड़ेगा।
इस तरह से डीएनए आपको क्या क्या होगा दिखाई पड़ रहा है, जिसकी साइज़ कितनी है 2 नैनोमीटर। ठीक, अब हम इसे न्यूक्लियोसोम में अगर देखें तो न्यूक्लियोसोम में हमें ये किस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये कितना हो गया 10 नैनोमीटर, ये याद रखना आपको। अब यहाँ पर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मान लीजिए कि ये पार्ट है इसका, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का एक छोटा सा लिंकर डीएनए का स्ट्रक्चर है ये 2 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम अगर सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड जो है वो हमें और कंडेंस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। ये और कंडेंस फॉर्म में है सोलेनॉइड, जो कितना है 30 नैनोमीटर। और ये इसके एक स्ट्रक्चर को अगर हम निकाल लें तो हमें ये पूरा ये दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये हो गया सोलेनॉइड। अब हम क्रोमेटिन की अगर हम बात करें, क्रोमेटिन फाइबर, सोलेनॉइड के बाद क्या आता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो हमको ये इस तरह से दिखाई पड़ता है काफ़ी, क्योंकि सब नैनोमीटर में तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे छोटे होंगे ये 300 नैनोमीटर। ये क्या है 300 नैनोमीटर। ठीक, अब ये क्या है, ये कहलाएगा क्रोमेटिन फाइबर। आप देखिए ये मैं इधर ऐसे बनाए जा रहा हूँ, ये चीज़ यही है जिसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब आता क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप क्रोमेटिड्स और कंडेंस्ड है। क्रोमेटिड्स और कंडेंस का मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये है, और इसका ये एक पार्ट आप देख रहे हैं वो एक ये है। तो ये कितना हो गया 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। ठीक, और अब हम देखिए क्योंकि क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो हम क्रोमोसोम की बात ऐसे करेंगे कि इसका ये एक हिस्सा ये है क्रोमोसोम, जो कि कितना है 400 नैनोमीटर। तो बच्चों ये आपका डीएनए का की पैकेजिंग का एक हेलिक्स का मॉडल है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो यही स्ट्रक्चर ये है, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से इनके नंबर्स याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, और आप अच्छे से इनकी जो है तैयारी कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस करिए, जो डाउट हो वो आप हमसे फिर पूछिएगा। ठीक है चलिए, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में एक बात दी गई है कि लेंथ ऑफ ई कोलाई कितनी है। अगर लेंथ ऑफ ई कोलाई के बारे में बात किया गया है कि लेंथ ऑफ ई कोलाई 1.36 नैनोमीटर मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसमें डीएनए कितना होगा, डीएनए कितने बेस पेयर होंगे, तो ये आप बस नोट कर लीजिए 4 × 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे पढ़ते रहिए, फिर कल एक और वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा।